हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। देखो, वैसे तो हमें इंस्क्रिप्शंस का मतलब जो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर, इनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन हम दिल्ली सुल्तान के अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या वैल्यूएबल हिस्ट्री की बात करें तो वो हमें मिलती है एक डॉक्यूमेंट से, जिस डॉक्यूमेंट को पर्शियन लैंग्वेज में तारीख कहा जाता है सिंगुलर में एंड त्वारीख कहा जाता है प्लूरल में। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है, देखो, तारीख और त्वारीख ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है, या ये कह लो ये एक ऐसी बुक है जिसमें दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तारीख एंड त्वारीख में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। जैसे कि मैंने कहा बुक, ठीक है, बुक क्या है? ये सिंगुलर हो गई एंड इसका प्लूरल क्या हो गया? लास्ट में आपने एस लगा दिया, बुक्स हो गया। ऐसे ही गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, ऐसे ही बॉय सिंगुलर एंड बॉयज प्लूरल। सो इन द सेम वे तारीख क्या है? सिंगुलर है एंड इसी को प्लूरल में त्वारीख कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट या बुक है जिसमें हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं उसको पर्शियन लैंग्वेज में तारीख कहा जाता है। एंड अगर इसी का प्लूरल है, जैसे कि बहुत सारी जो तारीख हो गई, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा प्लूरल में त्वारीख। आई बात समझ में? सो कहने का मतलब है यहां पर जो आपने समझना है कि वैसे तो हमें इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन अगर हम दिल्ली सुल्तान्स की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो वो हमें तारीख या त्वारीख से मिलता है। तारीख या त्वारीख को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है। तो यहां देखो किस तरीके से ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न्ड मैन। तो जितने भी ऑथर्स त्वारीख के थे, मतलब जो त्वारीख में ये लिखा करते थे कि दिल्ली सुल्तान्स का पीरियड कैसा है, दिल्ली सुल्तान में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी लिखने का काम किया करते थे वो कौन थे? वो लर्न्ड मैन थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। जैसे कि सेक्रेटरीज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, पोइट्स हो गए, कर्टियर्स हो गए। सो ये सब राजा के दरबार में बैठा करते थे एंड दीज पीपल वर लर्न्ड मैन। ये पढ़े लिखे लोग थे एंड यही त्वारीख के ऑथर्स थे। त्वारीख में ये लोग लिखा करते थे। देखो किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार किया जाता था वो यहां बताया हुआ है। सो 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे तैयार किया जाता था वो इन 4 स्टेजेस में बताया हुआ है। तो पहला ये स्टेज है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है? दैट प्रिपेयरिंग द पेपर। तो यहां देखो कि पेपर को प्रिपेयर किया जा रहा है। दूसरा है राइटिंग द टेक्स्ट। फिर इस पेपर पर टेक्स्ट लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है? देखो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो आदमी है ये ना गोल्ड को मेल्ट कर रहा है। सो मेल्टिंग गोल्ड, यहां पर देखो गोल्ड को ये मेल्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि अगर त्वारीख में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो या कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज हो उनको हाईलाइट किया जा सके। देखो आज के टाइम पर हम हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर का यूज करते हैं, अलग अलग कलर्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर हाइलाइटर तो थे नहीं। तो ये क्या करते थे? गोल्ड को मेल्ट करते थे एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं, उसको मार्क कर दिया जाता था, हाईलाइट कर दिया जाता था। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले दिल्ली सुल्तान्स के टाइम की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस को कैसे हाईलाइट किया जाता था। तो ध्यान रखना कि गोल्ड को मेल्ट करके, पिघला कर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर द बाइंडिंग। अब जितना टेक्स्ट ये प्रिपेयर हो गया फिर इसकी बाइंडिंग कर दी जाती थी। बाइंडिंग का तो आपको पता होगा, आप अपनी बुक्स वगैरह को भी बाइंड कराते हो गया ना। अब आगे देखो, हमने यहां क्या बात की कि जो
त्वारिक के ऑथर्स थे वो सभी लर्नड मैन थे, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स। तो ये सब क्या करा करते थे, ये जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ना, ये इवेंट्स के बारे में तो लिखा ही करते थे, इसके अलावा ये रूलर्स को भी एडवाइज किया करते थे कि किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से लोगों को जस्टिस देना है, इस चीज के बारे में ये सलाह भी दिया करते थे राजा को। जैसे कि गवर्नेंस के ऊपर सलाह दिया करते थे राजा को, गवर्नेंस मतलब किस तरीके से साम्राज्य चलाया जाएगा। एंड जितने भी ये लर्नड मैन थे ये किस चीज पर एम्फेसिस करते थे, ये एम्फेसिस करते थे जस्ट रूल पर। किस पर? जस्ट रूल पर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट रूल। अब जस्ट रूल का मतलब क्या है कि ऐसा रूल जिसमें जस्टिस प्रोवाइड हो। ओके, एंड यहीं पर बताया हुआ है द सर्कल ऑफ जस्टिस। द सर्कल ऑफ जस्टिस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जस्ट रूल का, है ना, जो हमने देखा कि त्वारिक जो है वो राजा को उसकी गवर्नेंस के लिए एडवाइज करते थे एंड जस्ट रूल पर इंपॉर्टेंस देते थे, एम्फेसाइज करते थे। सो यहां पर उसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो फक्र ए मुद्दबीर ने द सर्कल ऑफ जस्टिस निकाला एंड ये इन्होंने लिखा था 13th सेंचुरी में। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, दैट अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक राजा जो है वो सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, लेकिन सोल्जर जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब कोई किसी के नीचे काम करेगा उसे वेतन तो चाहिए, उसे सैलरी तो चाहिए, तो सोल्जर्स सैलरी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। सैलरी कहां से आएगी, राजा जो है वो अपने सोल्जर्स को कहां से लाकर सैलरी देगा, तो ये जो सैलरी है इट कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट। पेजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर्स। तो सैलरी जो है वो कहां से दी जाती है, जो रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट किया जाता है उस रेवेन्यू में से सैलरी सोल्जर्स को दे दी जाती है। लेकिन जो पेजेंट्स हैं वो रेवेन्यू कब पे कर पाएंगे, द पेजेंट्स कैन पे द रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। तो किसान लोग तभी रेवेन्यू पे कर पाएंगे जब वो प्रॉस्परस होंगे, जब वो खुश होंगे, जब वो हैप्पी होंगे, जब वो प्रसन्न होंगे। एंड एक किसान कब खुश रहेगा, दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो एक किसान तब ज्यादा खुश रहता है जब राजा का जो गवर्नेंस है, जो प्रशासन है, वो जस्टिस प्रोवाइड करने वाला हो एंड एक ईमानदार ऑनेस्ट गवर्नेंस हो। ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ईमानदार प्रशासन हो। ठीक है, सो यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जो सर्कल ऑफ जस्टिस है वो किसने लिखा था, फक्र ए मुद्दबीर ने लिखा था। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक राजा जो है वो किसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, अपने सोल्जर्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एंड जो सोल्जर्स हैं वो सैलरी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन सैलरी कहां से आएगी, सैलरी आएगी रेवेन्यू से। लेकिन ये रेवेन्यू किससे कलेक्ट किया जाएगा, ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा फार्मर से, दैट मीन्स पेजेंट से। एंड पेजेंट्स ये रेवेन्यू कैसे पे कर पाएंगे, जब वो हैप्पी होंगे, खुश होंगे। लेकिन ये हैप्पी खुश कब होंगे फार्मर्स, जब राजा का गवर्नेंस कैसा होगा, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करने वाला होगा, जस्टिस प्रोवाइड करने वाला होगा, मतलब न्याय देगा सभी लोगों को, एंड एकदम ऑनेस्ट गवर्नेंस होगा, तभी जो पेजेंट्स है वो खुश रह पाएंगे। एंड देखो, यहां पर आपने एक चीज देखी कि पेजेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेजेंट्स रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो राजा अपनी अपने सैनिक को कैसे मेंटेन करेगा, कैसे उनको सैलरी देगा, और बिना सैनिक के राजा नहीं। आई बात समझ में? तो पेजेंट्स को खुश रखना बहुत जरूरी था भाई। नेक्स्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो आपको याद रखने हैं अबाउट द ऑथर्स ऑफ त्वारीख। तो आगे जो पॉइंट बताए हैं त्वारीख के ऑथर्स के बारे में क्या कहा है, पहला पॉइंट ये है दैट द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। दैट मीन्स कि त्वारीख के जो ऑथर्स थे दे हार्डली लिव्ड इन विलेजेस, ये शायद ही गांव में रहे होंगे, ये मेनली सिटीज में रहते थे, स्पेसिफिकली दिल्ली में।
ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो त्वारीख के ऑथर्स थे वो दिल्ली रहा करते थे, शहरों में रहा करते थे एंड हार्डली वो कभी गांव रहे हों। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी ऑथर्स जो त्वारीख लिखते थे, अपने सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में जो लिखते थे, वो हमेशा इस होप में रहते थे कि उनको अपने रिस्पेक्टिव सुल्तान से रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब इनाम मिलेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, These authors advised rulers. ये authors रूलर्स को एडवाइज किया करते थे, एडवाइज का मतलब सलाह दिया करते थे, ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। तो ये किस तरीके की सलाह दिया करते थे राजा को? ये कहते थे कि हमें ना सोशल ऑर्डर, दैट मीन्स एक ऐसा सोशल ऑर्डर जो आइडियल हो, उसे प्रिजर्व करके रखना है। एक ऐसी सोसाइटी, इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी जो आइडियल हो एंड जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर पर बेस्ड हो। अब ये जो रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स हैं, इनको हमने प्रिजर्व करके रखना है। तो एक ऐसा समाज जो आदर्श हो। तो आदर्श समाज जो है वो किस चीज पर बेस्ड था? बर्थ राइट पर, जेंडर डिस्टिंक्शन पर। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी। तो जरूरी नहीं है कि ऑथर्स ने जो कह दिया वो सभी ने मान लिया, कुछ एक मतभेद हो जाया करते थे। लेकिन यहां पर हम बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने। पहला ये कि ऑथर्स शहरों में रहते थे, दे हार्डली एवर लिव्ड इन विलेजेस। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि जब अपने सुल्तान की हिस्ट्रीज के बारे में लिखते थे तो ये हमेशा एक चाह रखते थे मन में कि इनको इनाम मिलेगा। तीसरा ये कि ये हमेशा रूलर्स को एडवाइज करते थे, सलाह देते थे कि हमें आइडियल सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करके रखना है, एक ऐसे समाज को जिसमें नियम हो, जैसे कि ये नियम बेस्ड थे बर्थ राइट पर एंड जेंडर डिस्टिंक्शन पर। बर्थ राइट को कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, जो आपको बचपन से, ऐसे अधिकार जो आपको बचपन से मिले हो। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार। प्रिविलेजेस क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ। विशेष अधिकार बर्थ के बेसिस पर मिलते थे, जन्म के बेसिस पर। जैसे कि लोगों का ऐसा मानना था, नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न। नोबल्स के राइट हैं प्रशासन करने के, उनका अधिकार है हम पर रूल करने का, बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज, क्योंकि वो नोबल्स की फैमिली में पैदा हुए हैं। दैट मीन्स राजा का बेटा राजा ही रहेगा एंड गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। तो राजा का बेटा राजा रहेगा तो वो हम पर रूल करेगा, एंड हम गरीब हैं और हमारी अपनी किस्मत है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें राजाओं की सेवा करनी पड़ेगी। सो इस तरीके की जो है मान्यताएं थी पहले। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है आदमी औरत में भेदभाव। आदमी को सुपीरियर माना जाता था विमेन से, ठीक है। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मैन। सो जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब है मैन एंड विमेन के बीच में, आदमी औरत के बीच में सोशल एंड जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसी को हम जेंडर डिस्टिंक्शन कहते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब भी होता है भेदभाव या डिफरेंसेस। सो इस डिफरेंसेस में यह कहा गया दैट मैन आर सुपीरियर टू विमेन, कि आदमी जो है वो सुपीरियर है, वो ऊपर है औरतों से, ठीक है। सो इस तरीके के कुछ इनके बिलीफ थे। अभी हमने जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसी का यहां एग्जाम्पल है। मैंने आप लोगों को टेबल में यह बताया था जो प्रीवियस वीडियो है कि रजिया जो है इसको बहुत जल्दी अपना जो थ्रोन है वो एब्डिकेट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल थी जो रूल कर रही थी एंड जितने भी सुल्तान थे या जितने भी लोग थे इनके अंडर में, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक विमेन हम पर किस तरीके से रूल कर सकते हैं, एक विमेन हम पर कैसे हुक्म चला सकती है। तो इसीलिए रजिया को अपना थ्रोन एब्डिकेट करना पड़ा। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, जिनका नाम था रजिया, ठीक है, शी बिकेम सुल्तान। 1236 में ये सुल्तान बन गई थी। द क्रॉनिकलर ऑफ एज मिनहाज सिराज, क्रॉनिकलर का मतलब है जो हिस्ट्रीज लिखते हैं तारीख वाइज। सो मिनहाज सिराज जो है, ही रिकग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना कि मिनहाज सिराज ने ये कहा
कि इल्तुतमिश के जितने बच्चे थे उन सभी बच्चों में रजिया सुल्तान वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। अपने भाइयों से सबसे ज्यादा काबिल कौन थी? रजिया सुल्तान थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन रजिया के ब्रदर्स जो थे उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रानी मतलब एक लेडी हम पर कैसे रूल कर सकती है, बिकॉज विमेन को क्या माना जाता था? इंफीरियर माना जाता था एंड मेन को सुपीरियर माना जाता था। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा जो नोबल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे एंड राजा की फैमिली में जितने भी लोग थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रजिया सुल्तान हम पर कैसे रूल कर सकती है। तो इसीलिए शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो इनको जो है 4 साल बाद 1240 में अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल है जेंडर डिस्टिंक्शन का, जो जीता जाता एग्जाम्पल रजिया का बताया है। ठीक है, आगे इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल बताए हैं। वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो मिनाज सिराज जो कि क्रॉनिकलर थे, उन्होंने रजिया के बारे में क्या विचार रखे उसके बारे में आगे बताया है। मिनाज सिराज ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो क्वीन का रूल था, दैट मीन्स जो रजिया सुल्तान का रूल था ना, इट वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो देखो अब लोगों ने ना बर्थ राइट एंड जो जेंडर डिस्टिंक्शन है इसमें भगवान को इंक्लूड कर लिया है ना। तो जहां पर हम भगवान को इंक्लूड कर लेते हैं वहां पर लोग फिर आवाज उठाने से डरते हैं, राइट। तो अब देखो क्या कहा इन्होंने, ये कहा जो सोसाइटी थी उस टाइम की, इन्होंने ये कहा कि भाई एक रानी हम पर रूल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो ये आइडियल सोशल ऑर्डर है, आइडियल सोशल ऑर्डर मतलब जो बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन पर बेस्ड है, ये भगवान की रचना है, ये भगवान ने क्रिएट किया है। एंड भगवान ने ही कहा है कि विमेन जो है वो मैन की सबऑर्डिनेट है, मतलब मैन के अधीन है, मैन के अंडर है। फिर आगे मिनाज सिराज कहते हैं इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि भगवान की जो रचना थी तो उस रचना के रजिस्टर में विमेन जो है वो मैन के कॉलम में नहीं आती थी, तो इसीलिए विमेन को वो अधिकार नहीं दिए गए जो मैन के पास थे। तो रजिया से भी जो है उसके अधिकार छीन लिए गए। एंड रजिया जो कि बहुत एक्सीलेंट क्वालिटीज कैरी करती थी, उन एक्सीलेंट क्वालिटीज का क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, है ना। लास्ट में क्या हुआ? रजिया को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया सुल्तान मेंशन्ड दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो रजिया सुल्तान ने अपने इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में क्या मेंशन कराया? दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, की वो इल्तुतमिश की डॉटर हैं। लेकिन अगर इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश का जो वारंगल पार्ट है वहां पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी। काकतीय डायनेस्टी की जो रूलर थी वो थी क्वीन रुद्रमा देवी। तो क्वीन रुद्रमा देवी ने क्या करा कि अपने इंस्क्रिप्शंस में प्रिटेंड किया दैट शी वाज अ मैन, क्योंकि जैसा हमने देखा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, जेंडर डिस्टिंक्शन था। तो इसीलिए रुद्रमा देवी ने क्या करा कि इंस्क्रिप्शन में प्रिटेंड कराया दैट शी वाज अ मैन, की वो एक आदमी थी, ऐसे प्रिटेंड कराया। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो आदमियों की तरह रहा करती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो कश्मीर में रूल किया था किसने? एक अनदर क्वीन थी जिनका नाम था दिद्दा, ठीक है। दिद्दा, इनको प्यार से कहा जाता था इनकी आर्मी के द्वारा। लेकिन हम ये देखते हैं कि कश्मीर में जो ये क्वीन थी ना, यहां पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी कि इनकी रूलर अगर क्वीन है तो कोई फीमेल इन पर रूल कर रही है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर हम रजिया सुल्तान एंड रुद्रमा देवी की बात करें तो इनको बहुत ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सो ये जो टाइटल है दिद्दा, दिस टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ये टाइटल है। ये कहां से आया? दीदी से ये आया, दीदी से ही क्या बना? दिद्दा बना। एंड दीदी को क्या कहते हैं? एल्डर सिस्टर कहते हैं, बड़ी बहन कहते हैं। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब प्यार, अफेक्शनेट टर्म गिवन बाय लव्ड रूलर्स बाय हर सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट का मतलब होता है आर्मी, तो यहां ये बताया है कि
जो ये क्वीन दीदा थी, जिनको प्यार से फिर दीदा ही कहा जाने लगा, किसने कहा था ये इनको दीदा? ये टाइटल दिया था इनकी आर्मी ने, और प्यार से ये टाइटल दिया था। इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि इन पर कोई फीमेल रूल कर रही है। वेयर एज अगर हम रजिया की बात करें तो रजिया को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा, इनको रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा हम रुद्रमा देवी के केस में तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल अपोजिट में ये देखते हैं कि इन्होंने तो ये प्रिटेंड किया दैट शी वॉज अ मैन, ठीक है। वेयर एज अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो क्वीन थी दीदा, उनको प्यार से उनकी आर्मी, उनके लोग, वो सब दीदा बुलाते थे, प्यार से बुलाते थे। इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई हमारी कोई फीमेल रूलर है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती कि कुछ एरिया में अलग रूल थे, कुछ एरियाज में अलग रूल थे। तो हमें यह देखने को मिला कि कश्मीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे कोई रूल नहीं थे जैसे जेंडर डिस्टिंक्शन के रूल हमने आंध्र प्रदेश में देखे एंड दिल्ली में रजिया सुल्तान के टाइम पर देखे, ठीक है। अब यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गैरिसन टाउन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं एंड आप अपनी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले है उस पर भी दोनों के यूजर नेम देख सकते हैं। कोई डाउट है तो वहाँ DM कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने कराया है उसको पढ़ लो अच्छे से, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।